गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमने सेकंड चैप्टर है हमारे हिस्ट्री का, वो स्टार्ट किया हुआ है और आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे कंपनीज ऑफिशियल बिकम। नवाब से स्टार्ट करेंगे। When did it means to be Nawabs? It meant of course that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have a vision of living like Nawabs. तो इसका क्या मतलब है यदि हम बात करें नवाब्स की, तो सीधा सा मतलब ये है कि भी एक बात तो है कि भी जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी थी, प्रभुत्वता की बात कर सकते हैं, वो कब्ज़ा आप कह सकते हैं अपने कंट्रोल में लेने का प्रयत्न कर रही थी। लेकिन केवल इतना ही मीनिंग नहीं है, इसका और भी मीनिंग है। जो प्रत्येक जो कंपनी का जो सर्वेंट रहा उसका एक सपना था कि भी वो जीवन जिए एक नवाब की तरह भी, और वो क्या था नवाब, हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ द बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वाज सम्स ऑफ द मनी एज ए पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल्स। जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उस प्लासी के युद्ध के बाद जो नवाब हुआ करते थे, वास्तविक जो नवाब हुआ करते थे तो बंगाल के, तो उनको क्या है कि जो है ऑफिसर होते थे, कंपनी के जो अफसर वगैरह होते थे, तो उनको क्या लैंड और अन्य प्रकार के जो पैसे हैं या फिर गिफ्ट वगैरह क्या कंपनी को देना पड़ते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ एमेज्ड एट फॉर्चून इंडिया, तो खुद रॉबर्ट क्लाइव जो हमने बात की थी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो उन्होंने लीड किया था बाद में, तो रॉबर्ट क्लाइव खुद अपना क्या एक भविष्य बनाया था उन्होंने भारत के अंदर। ही हैड कम टू मद्रास नाउ चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। मात्र 18 साल की उम्र में वो क्या मद्रास आए थे इंग्लैंड से 1743 में। when in 1767 he left India, the Indian fortune was worth of dash। उसके बाद क्या कि देखें ये 1767 में छोड़ के गए भारत से, और उन्होंने क्या है ये इतना लिबरे पता नहीं क्या है, ये लिबरे योगा डॉलर में तो नहीं, इतने पैसे कमाए थे या फिर ब्रिटिश डॉलर हो सकते हैं। Interestingly, when he was appointed governor of the Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administrations, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which have a suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774। उसके बाद यदि हम बात करें कि भी वैसे तो क्या है कि भी गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो बंगाल के 1764 में, तो उनको बोला गया था कि जो यहाँ पर करप्शन है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कंपनी जो है अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, तो उनको भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 1772 में उनके ऊपर ही जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, तो उनके पास क्या कि भी उनको क्या संदेह की दृष्टि से देखा गया था कि भी आपके पास इतना जो पैसा है वो कहाँ से आया, आपने भ्रष्टाचार किया हुआ ज़रूर वहाँ पर। तो उसके बाद क्या कि भी हालांकि शायद वो बच गए थे, ही वॉज एक्विटेड, लेकिन क्या कि भी उनको क्या बाद में उन्होंने क्या कर लिया था, अपने आप को फांसी पे लुटाया, शायद ये बोला गया कि सुसाइड कर लिया गया। कोई रीज़न नहीं है वास्तव में, काफ़ी सारी बुक्स में मैंने इनको डिस्कस करने का प्रयत्न किया गया। कारण ये भी बताया गया कि भी ओवर ड्रिंकिंग कर गए थे वो, इसके कारण क्या है कि भी सदमे के कारण, और इस ओवर ड्रिंकिंग की वजह से डेथ होगी। तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने सुसाइड किया गया, हमारी बुक तो ये कहती है। However, not all companies officers succeeded in the making money like Clive's. Many died an earlier death in India due to the disease and war, and it would be not be right to regard all of them as a corrupt and dishonest। अब ये देखें कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बहुत सारे आए, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जो है रॉबर्ट क्लाइव की तरह थे। बहुत सारे बेचारे आए यहाँ पर, जैसे कोई लड़ाई हुई, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का जो भी युद्ध हुआ मान लीजिए, उसमें उनकी मृत्यु होगी, या कोई बेचारे यहाँ पर आए, वहाँ पर वो क्या है अपने शरीर के अनुसार वो नहीं एडजस्ट कर पाए, तो वहाँ पर उनको डिजीज़ होगी यहाँ पर आते हुए और वो मर गए बेचारे। तो उसके बाद क्या है कि भाई हम ये नहीं कह सकते सारे के सारे करप्ट थे, भ्रष्टाचार थे या फिर डिसऑनेस्ट थे, यानी कि बेईमान थे। Many of them came from the humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, and led a comfortable lives. Those who managed to return with the wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were also called Nawabs, an Anglicized version of the Indian word Nawab। उसके बाद है कि कुछ ऐसे थे जो बेचारे क्या है कि जो बैकग्राउंड था उनका, घर का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो भारत के अंदर आए और उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत में आएंगे और पैसा कमाएंगे भाई।
और वो आए, और उसके बाद क्या, जब वो वापस ब्रिटेन की तरफ गए तो उन्होंने अपना कंफर्टेबल लाइफ जी, ठीक है, फ्लैसी लाइफ कह सकते हैं, ऐशो आराम का जीवन जिया, पैसा उनके पास बहुत कमा के गए वो, इसी वजह से उनको नवाब के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय जो नवाब था, जो शब्द नवाब है, उसी से जो एंग्लाइज शब्द किया गया वर्जन है इसका, नवाब बोला गया अभी। They were also often seen as upstairs and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of their place and crowdness। उनको क्या है कि भी, यदि हम बात करें, उनको थोड़ा सा जो है ब्रिटेन के अंदर क्या देखा जाता था कि भी ये माना जाता था, they were called dwarfs and intelligence, they were often seen as upstairs, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा, आप कह सकते हैं कि जो माना जाता था समाज में उनकी इज्जत थी, थोड़ा सा उच्च दर्जे से उनको देखा जाता था, और उनको माना गया था कि ये सामाजिक के तौर पर क्या ऊपर हैं ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर। लेकिन कई बार क्या कि भी जो है प्ले वगैरह होते थे, कार्टून वगैरह होते थे, तो वहाँ पर उनका जो है उनके अंदर मजाक उनका बेचारों का उड़ाया जाता था भाई। उसके बाद है कंपनीज रूल एक्सपेंड। तो कंपनी थी, उन्होंने अपना जो है एरिया था वो फिर दोबारा से हम कह सकते हैं उन्होंने लगातार बढ़ाते चले जा रहे थे, तो वो और बढ़ाना शुरू किया। वो किस प्रकार से, if we analyze the process of annexation of the Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspect emerge। यदि हम जो प्रक्रिया थी, जो ये छीनने की प्रक्रिया यदि बात करें भारतीय स्टेट्स की कंपनी के द्वारा, खासकर 57 से लेकर 1757 से 1857 के बीच में, तो उसमें से क्या कुछ प्रमुख जो पहलू है वो हमारे सामने आते हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing in Indian kingdoms। तो देखो सिंपल सी बात है कि भी उन्होंने क्या कभी भी सीधे तौर पर ये अटैक नहीं किया कि भी वो जाएं और सीधा अटैक करें और सीधे तौर पर उसका जो एरिया है वो उनको अपने कब्जे में ले लें। तो उन्होंने क्या है कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ की सिचुएशन देखी, और वहाँ पर आप कह सकते हैं उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डाइप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक, यानी कि उनको नीति संबंधित बहुत सारी नीतियाँ, मतलब क्या बहुत सारे जो प्रयत्न करके सोच समझ कर जो बात होती है ना, पहले वो करते थे कार्य, और उसके बाद लास्ट में जाकर वो क्या है स्थिति को भांपते ही वो क्या करते थे, आक्रमण कर देते थे। After the Battle of Buxar 1764, the company appointed residents in Indian states. They were the political or commercial agents, and their jobs was to serve and further the interest of the companies। उसके बाद है जैसे बक्सर की लड़ाई हुई तो उन्होंने क्या रेजिडेंट्स घोषित कर दिए थे, इंडियन स्टेट में अपॉइंट किए गए थे ब्रिटिश के द्वारा। तो उनका जो प्रमुख जो कार्य होता था, वो एजेंट्स थे, तो उनका जो कार्य होता था वो सर्व करना था ब्रिटिश को, और ये बताना था कि भी जो कंपनी है वो क्या चाहती थी, और भारतीय जो राजा होते थे, नवाब होते थे, उनको जाकर वो बात बतानी होती थी। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट्स। और इनके द्वारा जो रेजिडेंट्स जो घोषित किए गए थे वो उनके द्वारा क्या है, जो राजाज थे उनकी जो है अंदरूनी मामले थे उनके अंदर क्या वो क्या करना शुरू कर देते थे, उनके अंदर हिस्सेदारी रखना शुरू कर देते थे, यानी कि उनकी क्या प्रभावित करने लग गए थे, वो क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in the administrative post। और उससे यहाँ तक भी जो है उन्होंने अपना हिस्सा डाल दिया था कि भी वो एक ये कहने लग गए थे कि भी ये राजा है, इसके बाद अगला राजा कौन सा होगा, उसके बाद है कि भी गद्दी पे कौन बैठेगा, और कौन व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर कौन आपका रहेगा। समटाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी लाइन्स अकॉर्डिंग। उसके बाद कई बार जो कंपनी थी वो सब्सिडरी लाइन्स के अंदर उनको ढकेल देती थी, सहायक संधि इसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टर्म ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स हैव नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। उनके अनुसार क्या है कि भी जो इंडियन रूलर्स थे वो अपनी कोई भी स्वतंत्र सेना अपनी खुद की नहीं रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उनको जो प्रोटेक्शन दिया जाएगा लेकिन वो कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। लेकिन उसके बदले में आपको कंपनी को क्या कुछ पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा आपके बदले में है कि आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम। If the Indian rulers failed to make this payment, then part of their territory was taken away as a penalty। और उसके बाद यदि वो कोई शासक था, इंडियन शासक, यदि वो पैसा देने नाकाम हो जाता था तो जो पेमेंट थी
अगर वो दे नहीं पाता था तो उसकी टेरिटरी है ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लेते थे भाई। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेल्सी वाज द गवर्नर जनरल, द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. Hyderabad was forced to cede territory on a similar ground. कुछ एग्जाम्पल हैं कि जिस प्रकार से रिचर्ड्स वेल्स से जो है हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं 1805 तक, तो उन्होंने क्या अवध को फोर्स किया कि भी आपको आधा जो पार्ट है वो क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रिटिश को देना पड़ेगा। वही है कि सब्सिडरी अलायंस की वजह से क्या वो पे नहीं कर पाए भाई। एक और छोटा सा टॉपिक, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जिसको जाना जाता था, हमने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में। अभी पहले पढ़ा था, सॉरी अभी नहीं, हमने जो लाइव क्लास थी हमने बात की थी इसके बारे में। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री confrontations when it saw a threat to its political and economic interests. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. तो जब भी कंपनी को लगता था कि भी जो है द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन व्हेन इट saw a threat to its political economic interests. यस, जब भी उनको लगता था कि भी जो है कंपनी के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट थे उनको क्या कोई ख़तरा है, तो वो क्या कर देते थे, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, टकराव कर देते थे, यानी कि वो लड़ाई के ऊपर चले जाते थे युद्ध करने पर। और इस प्रकार का जो कार्य है एक सदर्न स्टेट्स है हमारे वहाँ पर भी हुआ, जिसके हम मैसूर के नाम से जानते हैं। क्या घटना है देखें, मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ द पावर रूलर्स लाइक हैदर अली and his famous son Tipu Sultan. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the companies purchased paper and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, paper and cardamom through the ports of his kingdom. उसके बाद क्या हुआ कि भी जो टिप्पू सुल्तान है मैसूर के अंदर, हैदर अली रहे पहले शासक, उसके बाद उनके बहुत ज़्यादा फेमस रहे उनके लड़के टिप्पू सुल्तान। उन्होंने वहाँ पर क्या रूल किया, दोनों, पहले उनके पिता ने, उसके बाद उन्होंने टिप्पू सुल्तान ने। तो जो मैसूर था वो क्या है कि भी काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटिव यहाँ पर व्यापार किया जाता था मालाबार कोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था कि भी जो है अलग अलग चीज़ें थी, जिस प्रकार से पेपर और कार्डमन वहाँ पर खरीदी जाती थी। तो 1785 में क्या किया टिप्पू सुल्तान ने, जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था सैंडलवुड, पेपर और कार्डमन का, तो उन्होंने इसको रोक दिया गया था। और वहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स थे उन्होंने व्यापार करने से मना कर दिया कि भी आप कंपनी के साथ व्यापार ना करें, ब्रिटिश कंपनीज के साथ। ही हैज़ आल्सो एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डच एंड फ्रेंच। उसके बाद उनके पास फ्रेंच के साथ उनके अच्छे संबंध रहे थे, और अपनी जो आर्मी को उन्होंने क्या कर लिया था, मॉडर्नाइज कर लिया था। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सा हैदर अली एंड टिप्पू सुल्तान एंड एम्बिवियस, एरोगेंस एंड डेंजरस रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड। उसके बाद है जिस प्रकार से घटना घटी, उसके बाद ब्रिटिश थे, उनको लगता था कि जो ये भारत जो शासक हैं टिप्पू सुल्तान और हैदर अली, तो वो क्या है, एक महत्वाकांक्षी हैं, सिर्फ अपनी बात की तरफ ध्यान देते हैं, एरोगेंट हैं, घमंडी की बात कर सकते हैं। तो उनको लगा कि भी इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, इनको खत्म है और इनके साथ लड़ाई करनी ही पड़ेगी। 4 wars were fought with Mysore. Only in the last, the Battle of Srirangpatnam, did the companies ultimately win in a victory. Tipu Sultan was killed defending his capital Srirangpatnam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wodeyars and a subsidiary alliance was imposed on the states. उसके बाद है टीपू सुल्तान और जो ब्रिटिश रहे हैं उनके साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई। लास्ट लड़ाई थी जो श्रीरंगपट्टनम, जो कैपिटल सिटी थी टीपू सुल्तान की, उसको बचाते हुए टीपू सुल्तान भी मर गए। और उसके बाद जो साम्राज्य था, उनकी जो पहला डायनेसिटीज़ थी वोडियार, उसको सौंप दिया गया था, और उनके ऊपर क्या सब्सिडरी अलायंस उन्होंने क्या है ज़बरदस्ती से थोप दी गई थी भाई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया भाई। इसके बाद हम कल बात करेंगे इसके बारे में।